तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल। तो मैं सुजीत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की वीडियो तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करके आपका सिलेबस है, एंड बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये सारा क्वेश्चन एक ही प्रकार का क्वेश्चन रहता है कि नहीं। तो बात करते हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो चीज़ कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के लेक्चर आपको चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि जी हाँ, आपको इस प्रकार के लेक्चर चाहिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। ओके, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सीट्स आपको दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का हमारे लेक्चर। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वोल्टेज। वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली बात, वोल्टेज आखिर होती क्या है। तो देखिए, किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क लगता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, एंड उसी का यूनिट होता है वोल्टेज, है कि नहीं। तो V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू हमारा फॉर्मूला हो जाता है इस हिसाब से। यानी कि किसी भी यूनिट चार्ज को एक प्लेस से अदर प्लेस में ले जाने में, एक पॉइंट से अदर पॉइंट में ले जाने जो वर्क लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, यानी कि V वोल्टेज कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्क डन बाई चार्ज, यहाँ पे कहीं फॉर्मूला नहीं है करंट के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन को तोड़ देंगे। दोस्तों बात करें तो चार्ज को तोड़ देंगे हम किस में, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू आई टी, या फॉर्मूला पढ़ेंगे करंट इनटू टाइम होता है। तो हम यहाँ पे आई टी जब डाल देंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं W का हमारा वर्क डन हो गया, और बात करें तो I यानी कि करंट, T यानी कि टाइम। तो ऑप्शन ए पे हम देख रहे हैं हमारे सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है उसको दूसरे प्रकार से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस प्रकार से, पहली बात की पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, है कि नहीं। P इजिकल टू डब्ल्यू बाई टी, यही होता है ना, जूल पर सेकेंड हम इसकी यूनिट वैसे हम जानते हैं, या फिर हम पावर की यूनिट वॉट जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे कुछ अलग प्रकार की यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्क को तोड़ देंगे। बात करें कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, वर्क V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो वर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, है कि नहीं। तो P इजिकल टू V इंटू क्यू बाई टी। अब अगेन देखेंगे तो ये जो V है हमारा, V इंटू क्यू को हम अगेन तोड़ेंगे दोस्तों टाइम के रेस्पेक्ट में, I इंटू टी। क्यू इजिकल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है ना हमारा फॉर्मूला। तो क्यू की जगह में हम डालेंगे I इंटू टी, ठीक है ना। और नीचे में हमारा ऑलरेडी T है, तो T से T कट जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, V इंटू आई। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। ये एक और फॉर्मूला हमारा होता है पावर का। किस प्रकार से बनता है ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो यूनिट पावर का क्या हो जाएगा, V यानी कि वोल्ट, आई यानी कि एम्पियर, करंट होता है हमारा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल वायर डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए रेजिस्टिविटी आखिर होती क्या है, किसी भी एक छोटी सी यूनिट लेंथ के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है किसी भी करंट करेंट कंडक्टर में, तो उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है हमारा जो कि करंट को अपोज करे। एक यूनिट लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो होता है दोस्तों, बात करें तो लेंथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। बस आप याद रखिएगा रेजिस्टिविटी दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला है दोस्तों टेम्परेचर, और दूसरा हमारे यहाँ पे होता है दोस्तों नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना है, क्या वो कॉपर का बना हुआ है, क्या वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, या किसी और चीज़ का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ नहीं है, थिकनेस नहीं है, शेप नहीं है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल में। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 पॉइंट याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे और नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छे से याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है दोस्तों। बात करें तो क्या है, कंडक्टर की एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो कि यूनिट लेंथ के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L, है कि नहीं। तो इस फार्मूला से आप कंफ्यूज करेंगे कि लेंथ हम घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। देखिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है हमारे फार्मूला आता है कैसे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बात करते हो लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इसी की जगह हम रेजिस्टिविटी का सिंबल लेते हैं। ये प्रॉपर्टी ये डिपेंड नहीं करता लेंथ, थिकनेस, शेप, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और नेचर पे। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ।
तो अगले सवाल में आइए, यहाँ पे कहा जा रहा है ए सेल रजिस्टर ए की एंड अ मीटर आर अरेंज इन ए सर्किट। देखिए सर्किट डायग्राम दिया गया है, 3 डायग्राम आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे अमीटर को कनेक्ट किया गया है, एक स्विच को कनेक्ट की गई, सेल को कनेक्ट किया गया है, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना ये है द करंट रिकॉर्डेड इन द अमीटर विल बी। अमीटर में जो करंट, यहाँ पे आपको पता है अमीटर एक तरह की डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। किसको मेजर करती है? इलेक्ट्रिक करंट को। तो अच्छे से याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है? एमीटर मेजर करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में, मैक्सिमम इन वन किस में एमीटर रीडिंग सबसे ज़्यादा करंट किस में शो करेगा, ये आपको यहाँ पे पूछा है। तो देखिए कि कभी भी हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे नो मैटर जितने भी कंपोनेंट हम लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा करंट जो रहता है थ्रू आउट सीरीज कनेक्शन में, करंट हमारा क्या रहता है दोस्तों? करंट हमारे यहाँ पे सेम रहता है। तो हम इस कंपोनेंट को जहाँ भी लगा दे, हमारा एमीटर में जो रीडिंग बताएगा करंट का वो सेम ही बताएगा। तो यानी कि सेम इन ऑल द केसेस, ऑप्शन डी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जाता है यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। देखिए ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कहते हैं इसको, ईएमएफ को। एंड बेसिकली बात करें तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है दोस्तों, बात करें तो एक्चुअली सेम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वाला इसका फॉर्मूला आता है। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू यानी कि क्या होता है दोस्तों? वर्क बाई चार्ज, है कि नहीं? वर्क बाई चार्ज ये क्या होती है दोस्तों? ईएमएफ। तो इसकी यूनिट हमारी हो जाएगी वोल्ट। सेम टू सेम जिसके हम पहले भी पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये फॉर्मूला पढ़े है ना। तो इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका भी यूनिट हमारा होता है वोल्ट, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किलोवाट एंड आवर दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि किलोवाट के साथ आवर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है हमारे, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारा पावर कहलाता है कि नहीं। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्या? पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर का यूनिट क्या होता है दोस्तों? वाट होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। लेकिन इसी के हम लार्जर यूनिट देखेंगे तो ये जो वर्क होता है दोस्तों, ये वर्क हमारा एनर्जी का फॉर्म, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो एनर्जी इज इक्वल टू वाट को हम यहाँ पे ले लेंगे किलो वाट, और टाइम को ले लेते हैं बिगर यूनिट आवर, यानी कि किलो वाट आवर हमारा किसका यूनिट हुआ? एनर्जी का यूनिट हुआ। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। तो अगला एक और इंटरेस्टिंग सवाल है किलोवाट आवर से ही रिलेटेड। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू, तो देखिए 1 किलोवाट की वैल्यू क्या होती है? तो दोस्तों देखिए 1 किलोवाट और आवर, तो 1 किलोवाट की दोस्तों हम बात करें, यानी कि क्या होता है दोस्तों हमारा 1 किलो के अंदर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर, यानी कि किलो 1 किलोवाट इंटू आवर, यही कहा जा रहा है ना। तो 1 किलोवाट में, यानी कि 1 किलोवाट में कितना वाट होगा दोस्तों? 1000 वाट होगी इंटू आवर। आवर के अंदर जब हम दोस्तों बात करेंगे, आवर का यूनिट क्या होता है? और टाइम का यूनिट आवर होता है, लेकिन स्मॉलर यूनिट में लेंगे तो क्या होगा? सेकंड होगा कि नहीं होगा? तो आवर को हम सेकंड में जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो इसी को जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36, ये मल्टीप्लाई करके 36 हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे 2 जीरो ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पे और 3 जीरो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 हो रही है, एक और हम ले लिए तो यहाँ पे 6 हो रहा है कि नहीं? तो ये हमारा कितना, ये जूल में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये तो 1 किलोवाट का वैल्यू हो गया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यह हमारा बात करें तो दोस्तों किसका वैल्यू आ गया? ये हमारा वैल्यू आ गया जूल का। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे MJ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा सारे में यूनिट में MJ लिखा होता है। MJ का मतलब होता है दोस्तों मेगा जूल। क्या होता है? मेगा जूल। तो मेगा जूल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो 1 मेगा जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 जूल, है कि नहीं? तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 जूल ऑलरेडी है, तो यानी कि मेगा जूल में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 3.6 मेगा जूल, क्योंकि 10 टू द पावर 6 1 मेगा जूल की वैल्यू होती है कि नहीं? तो 3.6 मेगा जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, मटेरियल विच अलाउ लार्जर करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर काफी ज्यादा करंट फ्लो हो जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो हो जाता है, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज को हम कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर जिसके हम जानते हैं प्योर कंडक्टर, हमारा बात करें बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर कहा जाता है, जो कि बहुत ही कम रेजिस्टेंसेस में होती है, और तो बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर माना जाता है कि नहीं? सेमी कंडक्टर तो आप जानते हैं, ये थोड़ा सा बात करें तो उतनी अच्छी कंडक्टर होती नहीं है। सेमी कंडक्टर यानी कि बात करें जिसकी सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारी जो होती है दोस्तों, ठीक है ना, ये हमारी सेमीकंडक्टर के अंदर। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं हमारे दो मेटल की होमोजेनियस मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं, जैसे हमारा होता है बात करें तो कॉन्स्टेंटेन, ठीक है ना। कॉन्स्टेंटेन किसका होता है दोस्तों? कॉपर प्लस निकल की हमारी ये
क्या बोलते हैं, एलॉय होती है। एंड यही बात करें एक और वायर जो हीटर में लगाई जाती है दोस्तों, जिसको हम नाइक्रोम कहते हैं। तो नाइक्रोम किसका यूनिट होता है, ये होता है नाइक्रोम किसकी हमारी एलॉय होती है। तो यहाँ पे देखिए नाम में छुपा है नाइक्रोम, यानी कि निकल प्लस क्रोम, यानी कि क्रोमियम, निकल क्रोमियम की एलॉय होती है। तो उम्मीद ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए 9 नंबर में, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज। तो देखिए जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर में सपोज दैट कि बल्ब यहाँ पे लगा दिए हैं एंड यहाँ पे टर्मिनल हम लगा दे रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई क्लोज सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, करंट हमारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, अच्छे से याद रखिएगा। एंड इलेक्ट्रॉन की फ्लो की हम बात करें दोस्तों, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट हम आ जा रहा है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन द करंट इज टेकन एज, कैसे है देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की जहां डायरेक्शन हो रही है उसी को हम कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन को मानते हैं, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ करंट हमारा फ्लो होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल यहाँ पे देखिए, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम होता है दोस्तों रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस बात को अच्छे से याद रखिए। हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है इसी के अंदर से। यहाँ पे जब हम दोस्तों रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आर ए बाई एल, लेंथ ऑफ द वायर। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। एरिया, किसी चीज़ की भी एरिया यानी कि क्या होती है, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई तो कॉन्स्टेंट टर्म है लेकिन आर क्या है, रेडियस, यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, ये भी मीटर होता है। तो मीटर से 1 मीटर जाएगा और यूनिट हमारे यहाँ पे क्या बन के आएगा दोस्तों, ओम मीटर। तो ओम मीटर देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो यही होती है रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम रेजिस्टिविटी को ही कहते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, द स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम इज कॉल्ड। तो देखिए ओम्स लॉ का ये है हमारे दोस्तों, बात करते हैं ओम्स लॉ का हमारा ग्राफ है। ओम्स लॉ में क्या कहता है दोस्तों कि वोल्टेज जो रहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है करंट से, एंड जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हम हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, आई आर। आर हमारा कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। तो रेजिस्टेंस हमारा हो गया, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, वी बाई आई, है कि नहीं। तो ये हमारा ग्राफ क्या दे रहा है दोस्तों, रेजिस्टेंस दे रहा है, वी बाई आई। वी बाई आई हमारा क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए, द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज इक्वल। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस दोस्तों बेसिकली हम रियोस्टेट को कहते हैं। रियोस्टेट एक तरह का डिवाइस होता है, इसमें स्टैंड लगी रहती है, इस प्रकार की सिलेंडर लगी होती है, ये स्टैंड लगा होता है, इसके ऊपर दोस्तों एक तरह का डिवाइस लगा रहता है इस प्रकार का। तो यहाँ पे एक एंड होता है, करंट से कनेक्ट करेंगे, एक एंड हमारे यहाँ पे करंट से कनेक्ट करके। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये यहाँ पे वायर की बहुत सारे टर्न्स किए हुए रहते हैं, एंड ये पार्ट जो होता है मूवेबल पार्ट होता है, इसको हम जॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जॉकी। तो हमें जिस प्रकार का रेजिस्टेंस चाहिए हम इस जॉकी को यहाँ मूव कर देते हैं, ताकि ज़्यादा कॉइल के थ्रू जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसको ये मूवेबल होता है दोस्तों, यहाँ ले जाएंगे, इसको हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, जैसा रेजिस्टेंस हमको चाहिए वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये रियोस्टेट इस प्रकार का डिवाइस होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ओम्स लॉ के थ्रू हम दोस्तों जानते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट वी इज इक्वल टू आई आर हमारा होता है। तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो अब वी का क्या होता है दोस्तों, वोल्ट, और आई यानी कि एम्पियर, ठीक है ना। तो यूनिट हो जाता है इसको दोस्तों वोल्ट पर एम्पियर, है कि नहीं। एंड वोल्ट पर एम्पियर को ही दोस्तों कहा जाता है ओम, ओके। तो इसका सिंबल होता है इस प्रकार का ओम। तो हम करेंगे ऑप्शन सी करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बहुत आसान से सवाल है। कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक आयन है जो कि 4 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रही है, और जो 220 वोल्ट सप्लाई के साथ उसको कनेक्ट किया जाए, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, वी इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं। करंट हमारा दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 4 एम्पियर दिया हुआ है, एंड वोल्टेज वी का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई। वोल्टेज है हमारा 220 वोल्ट और करंट है हमारे यहाँ पे 4 एम्पियर। तो 4 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 110 2, और फिर काटेंगे तो हो जाएगा 55। तो रेजिस्टेंस हमारा आ गया 55 ओम। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए, द एलिमेंट यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ द इंडेस्केंट लैंप। तो जो फिलामेंट हो, जैसे कि आप देखते हैं येलो कलर की जो बल्ब होती है, इसमें जो ये फिलामेंट लगा रहता है, ये किस चीज़ का बना रहता है, तो दोस्तों ये हमारा बना हुआ रहता है टंगस्टन का। अच्छे से याद रखिएगा, ये इसके अंदर रेजिस्टिविटी हमें देखने को मिलती है, इसी के कारण ये ग्लो कर पाता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसी के कारण ये ग्लो कर पाता है, एंड हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस कर देता है। तो टंगस्टन यूज करते हैं। एंड हीटर में क्या यूज करते हैं, तो मैंने बताया ऑलरेडी कि नाइक्रोम। इस बात को आप याद रखें, हीटर में क्या यूज करते हैं दोस्तों, नाइक्रोम।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है वायर ऑफ लेंथ एल, कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है, मेड ऑफ ए मटेरियल रेजिस्टिविटी जिसका है रो, उसको काट करके दो इक्वल पार्ट में कहा जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा था रेजिस्टिविटी ऑफ द टू पार्ट आर इक्वल टू, एक कोई वायर लिया गया, वायर को काट दिया गया, बीच से दो पीस में कर दिया गया और कहा जा रहा है कि इसकी दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो देखिए पहली बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला चीज़ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए इसको काटे चीरे फाने उससे हमको कोई मतलब नहीं, डिपेंड ये करता है बस टेम्परेचर और नेचर पे। तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, रो का रो रह जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि उसका रेजिस्टिविटी जो रहेगा वो रो का रो ही रह जाएगा, क्योंकि ये लेंथ पे, साइज़ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड नेचर पे। इस बात को आप गांठ बंद करके अच्छे से याद रखें, गांठ बांध लीजिए इस बात को आप अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये इस प्रकार के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है। द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज, कहा जा रहा है कोई भी कंडक्टर है जिसकी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया है, तो ग्राफ जो होगा रेजिस्टेंस उसकी किस प्रकार से बदलेगी आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम जैसे कि दोस्तों जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ भी, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस भी हमारा उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो कंडक्टर के लिए बेस्ट ग्राफ हमारे दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली यहाँ पे ग्रो कर रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, द वर्क डन इन 10 सेकेंड इज। देखिए इस सवाल को देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जो हम करना चाहें दोस्तों तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W/Q, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। तो हमारा हो जाएगा वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमको, वोल्टेज दिया गया है 10, तो 10 इंटू चार्ज कितना दिया गया है 20,000, तो 20,000, तो हमारा क्या हो जाएगा 20,000, ठीक है ना। तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5, ये जूल हो जाएगा। अगर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करें तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन क्या हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस और इस टाइम को उपयोग में लिया है, नहीं लिया है, इस टाइम और रेजिस्टेंस का हमने यूज़ नहीं लिया है। तो एक्चुअली दोस्तों ये हमारा बनेगा, एक फार्मूला होता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो होता है H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है ना। इस फार्मूला के ऊपर पुट करेंगे तब टाइम का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे एंड बात करें तो आई की करंट के वैल्यू डालेंगे, करंट के वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तब हीट क्यू, हीट वर्क की जो फॉर्म ऑफ वर्क डन हमको निकालना है, वर्क की जो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमको एच का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सवाल अगर जो ऑप्शन में मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है तो हम इसको किस प्रकार से, अगर जो या फिर ऑप्शन ना ही रहे तो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ये जो आंसर है दोस्तों ये हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाया है, यहाँ पे हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया है क्योंकि सिंपली हम इसको पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाए। लेकिन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे H इज इक्वल टू I²RT, तो किस प्रकार से बनेगा इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहली बात हमारे पास बात करें तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो ओम्स लॉ लगा के हम करंट निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू IR हो गया हमारा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V/R। तो वोल्टेज हमारे यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कितना है, वोल्टेज हमारा 10 और रेजिस्टेंस है 20, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 1/2, जिसको हम कह सकते हैं 0.5 एम्पियर हमारे यहाँ पे करंट आ गया। अब इस फार्मूला पे पुट करेंगे H इज इक्वल टू I²RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी को कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, I² करंट की स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों हमारा 20 है, एंड टाइम हमको कितना दिया गया 10 सेकंड का दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 25, लेकिन डेसिमल जो आएगा हमारे यहाँ पे आएगा इस प्रकार से, इंटू ये क्या हो जाएगा 200, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा दोस्तों 5 2 जा 10, ठीक है ना 50, इस प्रकार से आ जाएगा। लेकिन डेसिमल हम लगाएंगे 2 पॉइंट के बाद, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 50 जूल। तो ये होना चाहिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर, 50 जूल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, ए बॉय रिकॉर्ड दैट 4000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ ए रजिस्टर। देखिए सिंपली बात किया जाए दोस्तों तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कहा जा रहा है वर्क कितना है दोस्तों, वर्क है 4000 का, और चार्ज यहाँ पे दोस्तों 10 कूलम का चार्ज लग रहा है, तो हमारे यहाँ पे V का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, V का वैल्यू हमारा आ जाएगा 400,
400 वोल्ट हमारा V का वैल्यू आ गया। तो आपको यहाँ पे करंट निकालनी है, रजिस्टर आपको दी गई है तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, है कि नहीं, करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V बाई R। तो वोल्टेज हमारा कितना है दोस्तों 400 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे 50 दिया गया तो 5 से 5 गया, और ये 5 8 या 40 यानी कि 8 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर जो स्लो लेक्चर चाहिए तो आप इसको 2-4 बार रिपीट करके देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस प्रकार की वीडियो बनाने में। गर्मी में पंखा बंद करके गाइस बात करें तो आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी लाने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा आप लोग इस लेक्चर पे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है इस चीज़ को बनाने में। तो अप्रिसिएशन आपको यहाँ पे देना चाहिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। चलिए देखते हैं एक और सवाल। अगला सवाल यहाँ पे देखिए दोस्तों, द रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ इज शोन बिलो। तो यहाँ पे ग्राफ दी गई दोस्तों एंड हम ओम्स लॉ से जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू देख रहे हैं दोस्तों 9 एम्पियर, यहाँ पे हमारा 9, और करंट की वैल्यू ये। तो नो मैटर ये ग्राफ कितना बड़ा हो जाए, जहाँ तक वैल्यू दिया रहेगा हम वहीं तक वैल्यू को लेंगे, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों वोल्टेज का वैल्यू हमारा कितना है दोस्तों 0 से लेके 9, यानी कि वोल्टेज टोटल हमारा 9। एंड करंट की बात करें दोस्तों तो करंट हमारा कितना है 15 है। तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालनी है, तो V इज इक्वल टू IR आप जानते हैं, जानते कि नहीं जानते। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे तो V बाई I लिखेंगे हम लोग। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V बाई I हो जाएगा। वोल्टेज हमारे यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों 9 हो गया एंड करंट की वैल्यू 15 है कि नहीं, तो 3 जा 5 जा, यानी कि 3/5 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का पसंद आएगा। लेक्चर पसंद है लेक्चर को लाइक करिएगा एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको इस प्रकार के लेक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आती है। एंड अगर जो आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का लेक्चर ढूंढ रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड इस पर अभी बहुत सारे लेक्चर और मैं लाने वाला हूँ, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। एंड बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर का आपका MCQ आने वाला, तो हो सकता है मे भी यहीं से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।